हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एलएस ऑनलाइन क्लासेस में। फिर आज आप लोग के लिए एक नए वीडियो लेके आए हैं और 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ऑब्जेक्टिव। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल, जिसका आज डे 3 है और इसमें क्या होगा, आज पहला चैप्टर को लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस क्लास में। अगर इसमें आप लोग इसको सही से कर लेते हैं और मेरा 2 वीडियो बैक है उसको अच्छे से आप लोग देख लेते हैं तो शायद ही इस चैप्टर से आप लोग का एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटेगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखने के बाद ही आप लोग को पता चलेगा क्या किसी इस वीडियो में क्या है नहीं है। तो मुझे आशा है इस वीडियो को जरूर पूरा से पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए एलएस ऑनलाइन क्लासेस ज्योग्राफी का क्लास है और यहाँ टारगेट आप लोग को है 450 प्लस का। और इसमें से बड़ी अच्छी बात है, आप लोग के लिए ऑल क्लास नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेगा। इसके लिए आप लोग को व्हाट्सएप से इस नंबर पे आप लोग कनेक्ट करके जुड़िए और आप लोग के हर एक प्रकार का नोट्स, हैंड राइटिंग से लेके सारा चीज का मटेरियल बताया जाएगा ताकि आप लोग अच्छे से एग्जाम में कोऑपरेट और अच्छे से किया जाएगा गाइडलाइंस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से देखेंगे। अगर इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि आप लोग भी इस चैनल को जरूर प्यार और दुलार दिखाएं। तो चलते हैं दोस्तों, ये प्रश्न है पहला और इसमें प्रश्न बहुत सारा अच्छे प्रश्न के साथ आप लोग के लिए हम आए हैं। तो चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है फाल्टा, दूसरा है कांडला, तीसरा है चेन्नई, चौथा है नोएडा। तो भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो प्रथम निर्यात संवर्धन जो स्थापित किया गया था वह कांडला में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? कांडला में स्थापित किया गया था। ठीक है, और आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे ढंग से सीखिए और बहुत ही इमेजिन के साथ सीखिए ताकि हर एक चीज को आप लोग को इंपॉर्टेंट और अच्छे से सीखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर आप लोग का है और नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा है अवरक, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है तांबा। तो सबसे पहले निम्नलिखित में इसमें देखना है कौन सा कार्बनिक खनिज है। कौन सा कार्बनिक खनिज है? तो यह ऑप्शन ए ही है। क्या है? ऑप्शन ए क्या है? वह आप लोग का कार्बनिक खनिज है। कौन सा है? कार्बनिक खनिज है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखिए, बताते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जिंदगी आपको एक बार नहीं रोज रोज मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी का जो है ना, रोज जन्म सिर्फ यहाँ पे प्रत्येक दिन हो रहा है, मृत्यु सिर्फ एक दिन होती है, याद रखिएगा। इसीलिए लाइफ में अगर सफलता पाना चाहते हैं दोस्तों तो आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। या तो आप हो या तो हम हैं या समाज का कोई बड़ा व्यक्ति हो। बड़ा कोई नहीं होता है, बड़ा अपने मेहनत से बनता है। तो इसके लिए आपको अपने कर्म और अपने कर्तव्य और को पालन करना चाहिए और अपने कर्म को और काम को, ध्यान जिसको बोलते हैं, उसको डे बाय डे अच्छे से फॉलो करना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, आपको एक मतलब डे बाय डे करते रहिएगा तो वो निश्चित रूप से आप उसके लिए तैयार होते जाएंगे। किसके लिए? जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो शायद आप लोग अभी 10th क्लास के बच्चे होंगे, तो 10th क्लास के बच्चे के लिए आप लोग को यह रूटीन है कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और 10th में बेस्ट स्कोरिंग दिलाएगा आप लोग का एलएस ऑनलाइन क्लासेस। और ये टारगेट यही नहीं रखा गया है, टारगेट आप लोग के लिए बहुत बड़ा सोच के रखा गया है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न का हर एक निचोड़ के साथ आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? याद रखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? पहला है सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन विद्युत। तो इसमें से आप लोग को पता होना चाहिए ये जीवाश्म ईंधन है जो हम लोग को एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाता है। तो इसमें देखिए नवीकरणीय में ये सबको हम बराबर यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, हम एक बार यूज करने के बाद यह पूर्णतः समाप्त हो जाता है, इसलिए हम इसको अनवीकरणीय के सेक्टर में रखे हैं। चलते हैं आगे की ओर, प्रश्न की ओर। आइए दोस्तों जानते हैं, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र
स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला है शिलांग, दूसरा है शिव समुद्रम, तीसरा है दार्जिलिंग, चौथा है अगरतला। चौथा है आप लोग को अगरतला। तो आपको पता होना चाहिए इसमें भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में हुई थी, असम में है, ठीक है, इसमें हुई थी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो यह इसमें ऑप्शन है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और उसके बाद पीट आता है। तो देखो बिटुमिनस यह भारत में एक कोयला पाया जाता है और सबसे अच्छा होता है कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइट। सबसे बढ़िया कौन होता है? याद रखिएगा, सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है? ये एंथ्रासाइट होता है। और सबसे घटिया कौन होता है? सबसे घटिया क्या होता है? सबसे घटिया आप लोग को होगा पीट कोयला। याद रखिएगा, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? पीट होता है। और सबसे बढ़िया कौन होता है? एंथ्रासाइट होता है। सबसे बढ़िया कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है? तो पहला है ऑप्शन रानीगंज, दूसरा है झरिया, तीसरा है धनबाद और चौथा है आप लोग को कोरबा। चौथा है आप लोग को कोरबा। तो आप लोग भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कहाँ है? तो भारत में प्राचीनतम कोयले की खान जो है वह रानीगंज में। कहाँ पे है? भारत में प्रथम, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान क्या है? रानीगंज में। याद रखिएगा दोस्तों। और एक बार फिर बता देना चाहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इसका जिम्मेवारी एलएस ऑनलाइन क्लासेस उठाएगा आप लोग को टॉपर दिलाने का। आपको सिर्फ क्लासे टॉपर नहीं देना है, आप लोग को मेरा एक प्लान है, याद रखिएगा। 10th और 12th, उसके बाद नॉर्मल जॉब, जो आप सरकारी सेक्टर में जो जाना चाहते हैं, यहां से आपका, हम ये कहते हैं, यहां से आपका दौर स्टार्ट करवाएंगे और मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर अपनी सफलता के राह पे सफल होइएगा। आप अपने सफलता के राह पे जरूर आप सफल होइएगा। इसके लिए आप लोग को डे बाय डे आप लोग को मेहनत करने की आवश्यकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो अब यहाँ पर है, पहला ऑप्शन है कृष्णा है, दूसरा है कावेरी है, तीसरा है नर्मदा है और चौथा है सतलज है। तो यह क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? यो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर है। कौन सा नदी पर है भाइयों? वह आप लोग का कृष्णा नदी पर। कौन सा है? कृष्णा नदी पर। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन का उदाहरण है? पहला है ऑप्शन वनस्पति, दूसरा है पशुधन, तीसरा है मत्स्य और उसके बाद खनिज है। तो यह क्या होता है? अब आते हैं, अजैव संसाधन का मतलब होता है जो निर्जीव हो। क्या हो? जो निर्जीव हो। जो निर्जीव हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खनिज। तो ये मतलब, और देखो मत्स्य पालन करेगा तो ये जैव क्या हो जाएगा? जैव। तो याद रखें, जिसमें जीवित वस्तु के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें जीवित के बारे में अध्ययन होगा उसको जैव कहते हैं, और जिसको निर्जीव के बारे में अध्ययन करेंगे उसको हम लोग अजैव कहेंगे। क्या कहेंगे? अजैव कहेंगे। तो अब आते हैं, देखिए वनस्पति तो इसमें जीविका है, उसके बाद पशुधन ये तो पता ही चल गया, और उसके बाद मत्स्य मतलब मछली पालन, ये सब के तो समझ में आ गए, ठीक है। तो अब आते हैं, देखते हैं, तो ये क्या हो गया? खनिज, मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और देखिएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला है इसमें ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, रियो डी जेनेरियो में, उसके बाद है जोहान्सबर्ग में, उसके बाद है जापान में और न्यूयॉर्क में। कहाँ किया गया था? तो यह आप लोग को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। अब आगे की ओर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। भारत में निम्नलिखित प्रतिष्ठा में कितना पठारी क्षेत्र है? भारत में निम्नलिखित प्रतिष्ठा में कितना पठारी क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है 20%, 25%, उसके बाद होता है 27%, उसके बाद होता है
35%। तो यह कितना प्रतिशत होगा पठारी क्षेत्र, तो यह 27% है। कितना है प्रतिशत, और यह 27% है। अब आगे की ओर प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों, देखिए वनों के क्षेत्रीय विस्तार में, याद रखिएगा, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है 5वां, दूसरा है 7वां, 10वां और 12वां। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो इसका है वो कौन सा हो जाएगा, 10वां है। ठीक है, वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है, तो यह 10वां हो जाएगा। कौन सा स्थान है, 10वां स्थान हो जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते, ध्यान दीजिएगा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पहला है ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है केरल और उसके बाद है उड़ीसा। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह केरल में। कहाँ है दोस्तों, यह आपका केरल में। कहाँ है, यह आपका केरल में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है। चलते हैं, जोग प्रताप किस नदी पर है? जोग प्रताप किस नदी पर है? जोग प्रताप किस नदी पर है? तो पहला ऑप्शन है महानदी, तीसरा है शरावती, तीसरा है तुंगभद्रा और चौथा है चंबल। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, यह कौन सा हो जाएगा? पहला है महानदी, दूसरा है शरावती, उसके बाद है तुंगभद्रा और उसके बाद होता है डी। तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, शरावती। कौन सा हो जाएगा, शरावती। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब ध्यान दीजिएगा, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब तक हुई थी? कब हुई थी टाइगर परियोजना की शुरुआत, कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1973 ईस्वी, उसके बाद 1975 ईस्वी, उसके बाद होता है 1978 ईस्वी और 1983 ईस्वी में। कब हुआ था? 1983 ईस्वी में। तो यह कब हुआ था? 1983 ईस्वी, 1973 ईस्वी में। ठीक है, चौथा ऑप्शन ये था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? खंभात तेल की खोज की कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, खंभात तेल की खोज कब हुई थी, तो आप लोग को पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 1866, दूसरा ऑप्शन है 1890, तीसरा ऑप्शन है 1995 और चौथा ऑप्शन है 1975। तो आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में। खंभात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी? 1959 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, भारतीय वन जीव बोर्ड की गठन कब हुआ था? भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा ऑप्शन है 1948 और चौथा ऑप्शन है 1954। चौथा ऑप्शन है 1954। तो आप लोग को पता होना चाहिए 1952 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? भारतीय वन जीव बोर्ड की गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो पहला इसमें है, ध्यान देखिए, क्या है? कोयला, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है पेट्रोलियम, उसके बाद है चौथा है प्राकृतिक गैस। चौथा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक गैस। तो अब उसमें बोला है नवीकरण। देखिए, कोयला को एक बार समाप्त करने के बाद समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम को भी समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैस, लेकिन सौर ऊर्जा समाप्त ना होगा, इसलिए इसका सौर ऊर्जा आंसर होगा। आइए जानते हैं, इस क्लास में थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और आप लोग को समझाते हैं। जीवन में हर उस आदमी आपको धोखा दे सकता है जिसपे आप जितना भरोसा कीजिएगा, लेकिन दोस्त एक बहुत अच्छा दोस्त, आदमी को दोस्त कम बनाओ, लेकिन ऐसा दोस्त बनाओ जो आपके जीवन के राह पे चले तो कहे शायद ये दोस्त को भाई बनने पे मजबूर हो जाए। तो दोस्त अपने को ऐसा बनाओ और किसी को ऐसे ही बनाओ, तो दोस्त होते हैं। तो चलते हैं, बहुत ये बताने वाले दोस्तों, चलिए कुछ बात कर लेते हैं आप लोग से। आप बताइए, सच बताइएगा आप लोग ईमानदारी से, शायद हर एक पेरेंट्स के पास में उतना पैसा नहीं है जो आपको बहुत दूर तक भेज पाए पढ़ने के लिए, लेकिन उतना भी गरीब नहीं है जो आपके पढ़ाई में बाधा दे पाए। माँ देखो, माँ अनपढ़ रहती है तो बच्चे को इतना जरूर पढ़ा देती है जो अपने भविष्य को संभाल सकता है। लेकिन आप पढ़ना चाहिए तो एक बार
एक पिता अपने लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए दिन रात एक कर देते हैं। आप अपनी मतलब आप अपने रूम में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, लेकिन उस पिता से कभी पूछे हैं आप जाके, जो धूप में मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? वो मेरे लिए, आपके लिए, सिर्फ और आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए मेहनत नहीं करते हैं, वो आपके लिए मेहनत करते हैं कि हम जिस स्थिति में गुजर रहे हैं उस स्थिति में मेरा बाल बच्चा ना गुजरे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करना पड़ेगा और समाज को जरूर दिखाना था। समाज में अपने पिता का सर जरूर ऊंचा करना है दोस्तों, क्योंकि आपके पिताजी बहुत कष्ट से आपको पढ़ा रहे हैं और इसका एक दिन ऐसा, मुझे विश्वास है, एक ऐसा आप लोग समय लाइएगा, आपके पिता भी गांव में चलेंगे सीना तान के, कहेंगे मेरा ये बच्चा है। अभी होता होगा आपके पिताजी के नाम से आपको जाना जाता होगा, अभी गांव में आपके पिताजी के नाम से जाना हो जाता होगा आपको, लेकिन एक ऐसा समय लाइए जो आपके नाम से आपके पिताजी को जाना जाएगा, तब मुझे सफलता का पहला कदम आप चुने। समझ गए? तो आते हैं, बातचीत होती रहेगी, चलते हैं प्रश्न पे। और प्रश्न तो यूं ही बदनाम है तुम्हारे हम। कहा भी जाता है जिंदगी मिली तो दिखा देंगे, ए जिंदगी हमको तुम एक बार दिया है मौका, लेकिन तुमको हम बार बार चौंकाएंगे। कब? समय भी आने दो, वक्त को भी वक्त लगता है वक्त आने में, वक्त को भी वक्त लगता है अपने समय आने में। तो तुम किस खेती का मूल्य है, जो तुम किस खेती का मूली हो जो समय से पहले ला दोगे। तो इसीलिए कहते हैं मेहनत सदा निरंतर होने चाहिए और अपनी सफलता के राह पे चलना चाहिए रोज दिन। तो इसीलिए सफलता जरूर कदम चूमेगी। चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध है। पहला ऑप्शन है हीराकुंड बांध, दूसरा ऑप्शन है टिहरी बांध, तीसरा ऑप्शन है रिहंद बांध और चौथा ऑप्शन है भाखड़ा नंगलन बांध। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, यह आप लोग को पहला होगा हीराकुंड बांध, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? पहला है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, उसके बाद कलकपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। तो आपको यह चीज पता होना चाहिए दोस्तों कि से तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है वह महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र। तो वह महाराष्ट्र में है, जो कि भारत का पहला स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब जो अपने देश का हो, समझ आए? स्वदेशी का मतलब अपने देश का हो, उसको हम लोग कहते हैं। वो कहाँ है? महाराष्ट्र में, तारापुर में। अब आगे की ओर चलते हैं। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? पहला है ऑप्शन दिल्ली, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है मुंबई, चौथा है चेन्नई। तो कहाँ किया गया था? तो भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह चेन्नई में किया गया था। कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो चेन्नई में किया गया था। याद रखिए, कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? तो हो है, पहला है बोकारो, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है भिलाई, चौथा है रेवाड़ी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जमशेदपुर किसको कहा जाता है? जमशेदपुर किसको कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम किस क्षेत्र को कहा जाता है? जमशेदपुर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है असम। क्या करें दोस्तों, आज संडे है, सावन का महीना है और रोड के सामने कोचिंग है, तो थोड़ा आप लोग को डिस्टर्ब होता होगा, बट कोई बात नहीं, आप लोग को आशीर्वाद
और आप लोग दुआ बनाए रखिएगा। तो बाबा से भेंट करने के लिए हम भी शायद कभी जाएंगे, और इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखिएगा। और आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग का 10th में अच्छा से रिजल्ट भी दिलवाना है, तो मुझे मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर हम ही लापरवाही करेंगे तो फिर आप लोग तो कीजिएगा ही, इसलिए मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए जरूर, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह क्या हो जाएगा, असम में। कहाँ है, असम में, याद रखिएगा कहाँ है, असम में। चलते हैं, हिमाचल प्रदेश देश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? पहला है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, उसके बाद है नेक्स्ट ताप विद्युत संयंत्र, उसके बाद है जल विद्युत संयंत्र। क्या है, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र क्या है, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। तो क्या है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। भूतापीय ऊर्जा संयंत्र क्या है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। आगे की ओर बढ़ते हैं। कैगा परमाणु विद्युत गृह किस, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। पहला क्या है, तमिलनाडु, दूसरा क्या है, कर्नाटक, तीसरा है उत्तर प्रदेश, और चौथा है राजस्थान। चौथा क्या है दोस्तों, राजस्थान। और इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? किस राज्य में है सर्वाधिक संभावना है? तो असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और मेघालय। तो सबसे ज्यादा अभी क्या है, राजस्थान में सबसे ज्यादा संभावना है। क्या है, राजस्थान में सबसे ज्यादा संभावना है। आते हैं, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? अगस्त 1980, जुलाई 1985, सितंबर 1987 और अक्टूबर 1993। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सितंबर 1987। सितंबर 1987 याद रखिएगा बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय कहाँ उत्पादित है? पहला है उत्तराखंड, दूसरा है गुजरात, तीसरा है केरल और चौथा है उत्तर प्रदेश। चौथा क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग को पता होना चाहिए कहाँ है, उत्तराखंड। कहाँ है, उत्तराखंड। चलते हैं फिर से नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? पहला है सुंदरबन, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है ग्रेट निकोबार और चौथा है डिब्रू सैखोवा। तो आपको पता होना चाहिए यह क्या है, डिब्रू सैखोवा। क्या है, डिब्रू सैखोवा। आगे की ओर चलते हैं। Q9 का उपयोग होता है। Q9 का उपयोग होता है बच्चों, याद रखिएगा, मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में और टीबी का। Q9 का उपयोग कहाँ होता है बच्चों? Q9 का उपयोग जो आप लोग का होगा किस में होता है, मलेरिया में होता है। Q9 का उपयोग कहाँ होता है, मलेरिया में होता है। Q9 का उपयोग कहाँ होता है, मलेरिया में होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो पहला है ऑप्शन कृष्णा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है कावेरी और चौथा है रिहंद। तो इसमें आप लोग को क्या होगा, मुझे आप लोग कमेंट में करके नहीं बताइए, क्योंकि हम इसका आंसर बता देते हैं। कावेरी। क्या हो जाएगा, कावेरी। किस पर बना हुआ है, कावेरी। चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे जाने से पहले दोस्तों हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। फिर हम बता रहे हैं बच्चों, जिंदगी में हम लोग को प्रत्येक दिन अपने, कहा भी जाता है ना, हर समय पे जैसे गाड़ी का गियर चेंज किया जाता है, उसी प्रकार हर समय पे अपने लाइफ का भी क्या कीजिए, गियर चेंज कीजिए। जिंदगी में जिस प्रकार का हम बताए हैं गाड़ी का गियर चेंज करता है, उसी प्रकार आप अपनी लाइफ का भी गियर चेंज कीजिए, क्योंकि मेहनत करना है। और मेहनत करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप रास्ता ही बदल दीजिए, रास्ता नहीं बदलिए। रास्ता कहाँ, रास्ता बदलिए, कहते रास्ता मत बदलिए, कहने का मेरा ये मकसद है कि आप रास्ता जो है ना, मतलब आपको माने 10th का है तो रास्ते भटक भटक के तो जाना है 10th पे, यानी मंजिल जिस रास्ते से आपका मंजिल जल्दी मिल जाए उस रास्ते पे चलना चाहिए। क्योंकि समय अभी ऐसा है, जितना जल्दी तुम सक्सेस हो जाओगे समाज उतना ही तुमको इज्जतदार मानेगा।
समझ गया, और समाज में उतना ही तुम्हारा अच्छा बना रहेगा। तो इसीलिए आपको मेहनत कीजिए और समाज में एक ऐसा माहौल अच्छा बनाइए। चलते हैं, आते हैं, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, दिखा देते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। चौथा ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो अब इसमें से ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। याद रखिए, तो ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न ये पूछ चुका है, शायद ये प्रश्न आप लोग से भी पूछ सके, तो इसके लिए आप लोग को मेहनत कीजिए और अच्छा से देखते हैं, ठीक है। चलिए, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? झारखंड है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है और इसमें से अरुणाचल प्रदेश है। तो कहाँ पर काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे की ओर चलते हैं, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? पहला है खादर, दूसरा है बंगार, तीसरा है बांगर, उसके बाद है तीसरा है रैगुर और चौथा है इनमें से सभी। तो ये इसमें से किसको कहा जाता है आप लोग को पता होना चाहिए। किसको कहा जाता है? खादर को। किसको कहा जाता है? खादर को। आगे आते हैं नेक्स्ट की ओर, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? पहला ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। तीसरा ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसमें से आप लोग को पता होना चाहिए, इसमें से सभी को आप लोग को कितना है? 34 गुजरात। तो इसको याद रखने का मतलब है GMM, याद रखिएगा GMM, ठीक है, GMM। तो जी से गुजरात, एम से महाराष्ट्र, एम से मध्य प्रदेश। जी गुजरात, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, चलते हैं। सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पहला है कर्नाटक, दूसरा है केरल, तीसरा है ओडिशा और चौथा है गुजरात। चौथा क्या है? गुजरात। तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में है। आगे की ओर बढ़ते हैं, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, केरल में और पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या है? तमिलनाडु में। कहाँ है? जैसे लगता है वर्ड से ही लगता है, इनको कहां से होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? पहला है जलवायु, तीसरा है वनस्पति, दूसरा है वनस्पति, तीसरा है चट्टान और चौथा है इनमें से सभी। चौथा क्या है? इनमें से सभी। तो ये क्या है? जलवायु भी है, वनस्पति है, चट्टान भी है और इनमें से सभी भी है। आगे की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? पहला है सूरत, क्या है सांता क्रूज, उसके बाद है कांडला, उसके बाद है फाल्टा, उसके बाद क्या है? फाल्टा। तो फाल्टा क्या है? पश्चिम बंगाल में आर्थिक क्षेत्र है। उसके बाद आते हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु, याद रखिएगा बच्चों, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो पहला है 1972, दूसरा है 1985, तीसरा है 1993 और चौथा है 1995। 1995, तो याद रखिएगा 1993 कब हुआ था? 1993। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? पहला है मानव संसाधन, दूसरा है पक्षी, उसके बाद है नदी और उसके बाद है पेड़। तो इसमें से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो इसमें नदी है। देखिए कौन सा अजैव? अजैव संसाधन है। अजैव मतलब जिसका निर्जीव है। तो देखिए पेड़ तो सजीव हो जाएगा, पक्षी भी सजीव है, मानव भी सजीव है, तो ये कौन बच गया? तो ये हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं आगे की प्रश्न की ओर। फिर से दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो फिर से हम कह रहे हैं, और मेरे चैनल पे आप लोग हैं तो थोड़ा सा इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा प्यार दुलार दिखाएं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और
मेहनत की कर रहे हैं तो शायद इसका कहीं, अगर देखिए आप किसी को पैसा देते हैं उसके बदले में कुछ एवज चाहते हैं, मतलब आप किसी को कुछ देते हैं तो उसके बदले में चाहते हैं, तो हम यही चाहते हैं, हम आपको समय दे रहे हैं उसके बदले में मुझे आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी पास में चैनल को भेजिए, ताकि आप लोग के लिए इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि आपके जो पढ़ रहे हैं आपके भाई बहन को भी अच्छा से पढ़ाई हो पाए और अच्छा कुछ हो पाए, इसलिए कह रहे हैं और उम्मीद है आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं अब अगला प्रश्न की ओर, और प्रश्न और ये चैप्टर बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, और ये चैप्टर पहला चैप्टर का आज लास्ट वीडियो है, और इस लास्ट वीडियो में बहुत सारा मजा आएगा, कुछ देर और बचा हुआ है, कुछ देर बाद फिर हम आपसे बातचीत करेंगे, पहले हम अपना प्रश्न खत्म कर ले, क्योंकि काम मुझे सबसे बड़ा प्यारा है, पहले काम उसके बाद बात, ठीक है। तो आते हैं, पहले हम काम करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे, और फिर आपके साथ आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके आप अपने पीडीएफ में मंगा सकते हैं, और आप लोग घर पे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। एलएस ऑनलाइन क्लासेस के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे आपको प्रोवाइड करेंगे, बट एक नंबर, इस नंबर पे एक बार कॉल करके और इस ऑफिस से सपोर्ट जरूर लेंगे सभी दोस्तों, ठीक है। तो रेगुर किसे कहते हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, और इसके में लैटेराइट मिट्टी को। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों किसको कहते हैं, तो अभी पीछे वाला क्लास में हम आप लोग को बताए हैं काली मिट्टी किसको कहते हैं, रेगुर को कहते हैं। किसे कहते हैं, रेगुर को कहते हैं। किसको कहते हैं, रेगुर को कहते हैं। आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट, हाँ, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है, पहला है बिहार, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है तमिलनाडु। तो क्या है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। आगे की ओर चलते हैं, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है, क्या है, ढका है। तो आपको पता होना चाहिए 21.25%, 24.62%, उसके बाद 33%, उसके बाद 18%। तो इसमें से कितना हो जाएगा, 24.62%, 24.62%। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो नहर कटिया क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, नहर कटिया क्षेत्र जो अवस्थित है बाबूरी वो कहाँ है, असम में है। कहाँ है, असम में है। कहाँ पे है, असम में है। उसके बाद आते हैं प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, पहला ऑप्शन 1975, 1982, 1987 और 2002। तो आपको पता होना चाहिए 1987 में। कब हुआ था, 1987 में। अगला प्रश्न की ओर, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो यह है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। आगे की ओर प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, और आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट के साथ, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद है असम। कहाँ है, असम। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व अग्रणीय है, पहला है मैग्नीज, दूसरा है तांबा है, तीसरा है बॉक्साइट है, चौथा है आप लोग का अभ्रक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका क्या हो जाएगा, अभ्रक है। क्या हो जाएगा, अभ्रक है। चलते हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस धातु की आवश्यकता होती है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस धातु की आवश्यकता पड़ती है, टीन, बॉक्साइट, मैग्नीज, लोहा। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है, तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग का किस धातु का उपयोग होता है, तो वो होता है हम लोग को बॉक्साइट का होता है। किसका होता है, बॉक्साइट का होता है। आगे की ओर, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, पहला है झारखंड, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है बिहार और चौथा है उड़ीसा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो आप लोग का 50 नंबर क्वेश्चन है, और आप लोग के लिए ये क्या है, झारखंड है। कौन सा हो जाएगा, झारखंड। अगला आता है, आसवान बांध किस नदी पर है, तो ये है पहला ऑप्शन नील, अमेजन, कृष्णा और गोदावरी। तो यह है आप लोग के लिए नील नदी पर है। मुझे उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को से जरूर आप लोग कुछ नया जरूर सीखे होंगे। और हम फिर से याद दिलाना चाहते हैं दोस्तों,
प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग को, एलएस ऑनलाइन क्लास चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों को भी जरूर से जरूर कुछ नया सीखने को मौका दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के और नए किरण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।